आज अपन जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ रहे हैं। संक्रमण तत्व जो हैं प्रथम श्रेणी के, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जितने भी तत्व हैं उनमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी संकुल यौगिक का निर्माण वो करने में समर्थ होते हैं। इससे पहले के दो लेक्चर में अपन ने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा था वो था मैग्नेटिज्म के बारे में, चुंबकीय गुण जो दर्शाते हैं, और दूसरा अपन ने पढ़ा था रंग के बारे में। उसी तरह से तीसरा ये इम्पोर्टेंट है कि इनके जितने भी संक्रमण तत्व हैं ये बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, यानी संकुल यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना होगा कि संकुल यौगिक होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल जो है वो किससे मिलके बना होता है? मेटल और लिगेंड के बीच में एक उपसहसंयोजक बंध होता है। और उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है? लिगेंड जिसके पास में लोन पेयर्स होते हैं, वो लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर मेटल के खाली रिक्त जो डी कक्षक होते हैं उनमें दे देता है, और इस तरह से एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और उपसहसंयोजक बंध जो होता है उसे हम तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके पास में n-1 डी कक्षक खाली पड़े रहते हैं, और इन खाली n-1 डी कक्षकों में लीगेंड जैसे NH3, H2O, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, साइनाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सारे के सारे जो उदासीन लिगेंड हैं और ऋणायन हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से देंगे? क्योंकि इन सब में हेट्रो एटम उपस्थित हैं। हेट्रो एटम मतलब जो आपके विषम परमाणु हैं, विषम परमाणु मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, इनके पास में सबके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो संक्रमण धातुओं को इनके द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, और उससे एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो वे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजक बंध होते हैं संकुल यौगिक कहलाते हैं। और संक्रमण धातु जितने भी हैं वो आसानी से संकुल का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये निम्न चार प्रॉपर्टी होती है। पहली जो प्रॉपर्टी है कि संक्रमण धातु आयन जितने भी हैं वो आकार में बहुत छोटे हैं और उनके ऊपर आवेश बहुत ज़्यादा है, तो इनके ऊपर उच्च धनात्मक आवेश घनत्व होता है। जब उच्च धनात्मक आवेश घनत्व होगा तो ये जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको दृढ़ता से जल्दी से अपने पास में जो है उसको आकर्षित करेंगे और आसानी से उनके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर पाएंगे। दूसरी जो इनकी विशेषता है जिसके कारण ये संकुल निर्माण कर सकते हैं वो है इनके पास पर्याप्त संख्या में और उपयुक्त ऊर्जा वाले n-1 डी कक्षक होते हैं। और ये जो रिक्त n-1 डी कक्षक हैं इनके अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे देता है। तो ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं। तो दाता जो है वो तो हैं लिगेंड, और ये जो हैं ग्राही होते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा जो कारण है जिसके कारण संकुल आसानी से ये बना पाते हैं वो है कि इनके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये अपन ने पहले पढ़ रखा है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं वाला प्रॉपर्टी। और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होने से जिस भी ऑक्सीकरण अवस्था में लीगेंड कॉम्प्लेक्स के साथ में संकुल बनाना चाहता है वो मेटल आयन अपने आप को उस ऑक्सीकरण अवस्था में ले आता है और आसानी से फिर कॉम्प्लेक्स निर्माण हो जाता है। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी आसानी से इसमें हो सकता है। कई तरह के एक ही मेटल आयन कई तरह के जो है हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये सारे जो हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं और हमें रेखीय, वर्गाकार, समतलीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय ज्यामिति के संकुल प्राप्त होते हैं। तो जो तीसरा कारण है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और चौथा कारण है कि इनकी क्षारकता ज़्यादा उच्च नहीं होती, नॉट टू हाई बेसिसिटी। सो द फोर रीजन्स because of which the transition metals can easily form complex are: first is high charge density, second is this vacant n-1 d orbitals, third is variable oxidation state, and fourth is not too high basicity. So these are the four factors which are favoring them to form complexes. सो संक्रमण तत्व बहुत आसानी से संकुल बना पाते हैं, ये चार उसके कारण हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे जो संकुल हमें प्राप्त हो रहे हैं
वो संकुल अलग अलग उप सहसंयोजक संख्या वाले होते हैं। उप सहसंयोजक संख्या का मतलब ये हुआ कि उस मेटल के साथ में कितने लिगेंडों ने आकर जो है उनके साथ में जुड़े हैं। अगर उप सहसंयोजक संख्या 4 है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो तरह के संकरण हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन दो तरह के हो सकते हैं। पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी चतुष्फल की ज्यामिति, दूसरा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। और यदि कोऑर्डिनेशन संख्या उप सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 लिगेंड मेटल के साथ में जुड़े हैं। और जब 6 मेटल लिगेंड के साथ में मेटल के साथ में जुड़ते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी आकृति अष्टफल की होती है। और ये ऐसा दो तरह से कर सकते हैं, जो sp3d2 संकरण और दूसरा होता है d2sp3 संकरण। ये दो प्रकार के संकरण से हमको संकुल प्राप्त होंगे। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वो फॉस्फोरस सल्फर आर्सेनिक युक्त लिगेंडों के साथ में संकुल अच्छी तरह से बना सकते हैं, जबकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जितने भी धातु आयन हैं वे हमेशा अधिक धन विद्युती होने के कारण ऋण विद्युती नाइट्रोजन ऑक्सीजन युक्त लिगेंडों के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन वाला अमोनिया, ऑक्सीजन वाला वाटर, और जो भी आपके ये हेलोजेंस हैं इनके साथ में ये आसानी से जो है संकुल बना पाते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी दोनों के द्वारा बनाए गए संकुलों में जो लिगेंड हैं वो अलग अलग होंगे। एक में फॉस्फोरस सल्फर आर्सेनिक युक्त वाले लिगेंड जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए होंगे, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, ये जो हैं आसानी से संकुल उनके साथ बना पाएंगे। और यहाँ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो बहुत स्थायी होते हैं, उनके अंदर जो है स्टेबिलिटी बहुत उच्च होती है। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया कि ये स्टेबल क्यों होते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर पहला जो बॉन्ड बनता है वो तो लीगेंड से मेटल की तरफ बनता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्थापित हो जाता है। और ये जो पहला बंध जिसमें लीगेंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल को देता है और उससे सिग्मा उप सहसंयोजक बंध बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब 6 लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मेटल के पास में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि अष्टक 8 ही इलेक्ट्रॉन वाले को स्थायी माना गया है। तो 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सेस में आ गए। तो इन इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन को जो मेटल है वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग के द्वारा वापस लिगेंड को दे देता है। और जब बैक बॉन्डिंग होती है तो उसके अंदर मेटल जो है वो पुनः इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लिगेंड को देता है। लेकिन वो जब ऐसा करता है तो वो जो है आणविक कक्षक पर या आणविक अक्ष पर जो है वो संभव नहीं है। तो वो आणविक जो अपना एक्सिस है, मोलिकुलर एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर वो उसको इलेक्ट्रॉन देता है और पाई बंध का निर्माण होता है। और ऐसा जो बंध बनता है उसको हम जो है पाई उपसर्जक बंध बोलेंगे। और ये बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा। जो सिग्मा उपसर्जक बंध है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पाई उपसर्जक बंध बनेगा। और ऐसा करने से क्या होता है, मेटल के ऊपर जो अतिरिक्त ऋणावेश आ जाता है वो वापस लिगेंड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो न्यूट्रल हो जाता है। और जितने भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो हमेशा स्थायी होते हैं। तो ये जो बस बैक बॉन्डिंग होती है, पश्च बंधन, जिसमें मेटल जो है वापस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देता है, इसके कारण जो भी कॉम्प्लेक्स हैं वो स्थायी होते हैं। और ये एक तरह का साइनर्जिक इंटरेक्शन कहलाता है। पश्च बंधन जो है इसमें पश्चवाही अभिक्रिया होती है, मतलब एक जो बॉन्ड बना वो तो लिगेंड से मेटल की तरफ बना, दूसरा जो बॉन्ड बना वो मेटल से लिगेंड की तरफ बना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हुए भी एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल नहीं कर रहे हैं बल्कि स्थायित्व में वृद्धि कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है जिसमें अपोजिट होते हुए भी पॉजिटिव जो है उसका रिजल्ट आता है, यानी स्थायित्व में वृद्धि होती है, तो ऐसे को हम जो है साइनर्जिक इंटरेक्शन या पश्चवाही अभिक्रिया बोलते हैं। तो पश्चवाही अभिक्रिया के कारण इनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। फिर दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी केंद्रीय धातु आयन हैं वो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कई सारे संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई धातुओं में जैसे अपन देखें कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के अंदर जो भी मेटल आयन होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। और चूँकि शून्य या निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में धातु आयन के
डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं और पश्च बंधन में पाई बंध निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पाया गया है कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ता है वैसे वैसे स्थायी संकुलों का जो स्थायित्व है वो कम होता जाता है। और ये भी पाया गया है कि जो हाई एटॉमिक नंबर वाले संक्रमण तत्व हैं वो ज़्यादा स्थायी नहीं होते हैं। और जब एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं जिनके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था हम अगर उसकी कांस्टेंट रख दें तो छोटे आकार वाले जितने भी लिगेंड होंगे या छोटे आकार वाले जितने भी संक्रमण तत्व होंगे उनके द्वारा स्थायी संकुल का निर्माण होता है। इफ़ द oxidation number is kept constant, the transition element of small size will form more stable complex। संक्रमण तत्व यदि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हैं तो जो उनके लिगेंड हैं वो भी उच्च विद्युत ऋणता वाले या उच्च क्षारकता वाले होंगे, तभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड और अमोनिया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने रख ली तो वहाँ पर छोटे आकार वाले संक्रमण तत्व आसानी से संकुल बना लेंगे। और जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो वहाँ पर लिगेंड ऐसे लेने होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो या उसकी बेसिसिटी बहुत हाई हो। फिर अमोनिया उदासीन लिगेंड है लेकिन उसके पास में नाइट्रोजन जो हेटेरो एटम है वो एक उसका डोनर एटम है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और इस वजह से वो स्थायी संकुल का निर्माण करने में सक्षम है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स हैं बनते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट और लिगेंड के बीच में बनते हैं। और जो भी अभी तक ज्ञात कॉम्प्लेक्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और अलग अलग कोऑर्डिनेशन संख्या वाले ये होते हैं, जैसे नीचे बताया जा रहा है। जो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था दो जिस उपसर्जन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर दो, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले चार। तो जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर दो है उनके अंदर जो ज्यामिति होगी रेखीय ज्यामिति होगी। जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर चार है वहाँ मैंने आपको पहले ही बताया टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर यानी चतुष्फलकी और वर्गाकार समतली ज्यामिति प्राप्त होगी। और जब ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है, सॉरी दिस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तब हमें अष्टफलकी संकुलों की प्राप्ति होती है। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दर्शाए गए हैं। sp3 संकरण, इसमें निकल टेट्रा कार्बोनाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर निकल टेट्रा क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, जिंक टेट्रा क्लोराइड इंपॉर्टेंट है। तो sp3 संकरण कब होता है ये हमें जो अगर समझना है तो उसके लिए ये ध्यान में रखना होगा कि जब डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होंगे तब जाके sp3 संकरण होता है। अन्यथा अगर डी कक्षक खाली है तो जनरली dsp2 संकरण होगा। तो dsp2 संकरण में भी 4 लिगेंड आते हैं और sp3 संकरण में भी 4 लिगेंड आते हैं। लेकिन कौन सा संकरण कब होगा ये डिपेंड करेगा कि डी कक्षक रिक्त है या नहीं है। अगर डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो sp3 संकरण होगा और अगर डी कक्षक खाली है तब जाके जो है वर्गाकार समतली संरचना प्राप्त होगी। जो वर्गाकार समतली संकुल हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, D2sp3 और sp3d2, जिसमें D2sp3 जो संकुल हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं इन कंपैरिजन टू sp3d2। ये जब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, जब पॉलिंग के द्वारा जो संकुलों का संकरण समझाया गया उसमें आपको पता लगेगा वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेबिलिटी ऑफ D2sp3 एंड sp3d2। तो इनके एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट आयन, उसके बाद में हेक्सासाइनो कोबाल्ट जिसमें ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट की क्रमशः 2 और 3 है। फिर उसके बाद में फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड के बारे में भी यहाँ बताया हुआ है। और sp संकरण वाला एक ही एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर जो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है निकल टेट्रा कार्बोनाइल का। ये निकल टेट्रा कार्बोनाइल का जो एग्जाम्पल है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये देखने पर लगता है कि कार्बोनाइल जो कि सबसे प्रबल लिगेंड है, दो ही लिगेंड बहुत प्रबल लिगेंड माने जाते हैं, साइनाइड और कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल अगर प्रबल लिगेंड है तो वो पेयरिंग करके और हाइब्रिडाइजेशन उसमें DsP2 होना चाहिए, डी कक्षक को खाली कर देना चाहिए इसके द्वारा। लेकिन हम देख रहे हैं कि निकल टेट्रा कार्बोनाइल में प्रबल लिगेंड होते हुए भी वो sp3 संकरित है। ऐसा क्यों?
तो जनरली जो क्वेश्चन आता है वो निकल टेट्रा कार्बोनाइल और निकल टेट्रा साइनाइड का आता है, क्योंकि निकल टेट्रा साइनाइड और निकल टेट्रा कार्बोनाइल में दोनों में प्रबल लिगेंड है, लेकिन निकल टेट्रा कार्बोनाइल sp3 संकृत है, जबकि निकल टेट्रा साइनाइड जो है वो dsp2 संकृत है। दोनों में एक जैसे लिगेंड होने के बावजूद दोनों में संकरण भिन्न भिन्न है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे। निकल टेट्रा कार्बोनाइल में चूंकि ये कार्बोनिल यौगिक है तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। तो ये आप दिमाग में बैठा लें कि जितने भी कार्बोनाइल हैं वहाँ पर मेटल जितने भी होंगे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। तो यहाँ पे जो निकल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है शून्य ऑक्सीकरण अवस्था के कारण 3d8 4s2 होगा। तो निकल की निम्नतम अवस्था में हम देख रहे हैं 3d और 4s, सभी में आप देख रहे हैं कि 3d8 और 4s2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब कार्बोनाइल निकल की तरफ आएगा तो वो इसको पेयरिंग करेगा और पेयरिंग प्रबल लिगेंड होने के कारण पेयरिंग में 4s इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3d के साथ में जाके पेयरअप हो जाएंगे। तो जब 4s इलेक्ट्रॉन 3d के साथ में पेयरअप हो जाएंगे तो 3d10 विन्यास हमको मिल जाएगा। तो कार्बोनाइल लिगेंड की उपस्थिति में रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्व्यवस्था होगी इलेक्ट्रॉनों की, और उस पुनर्व्यवस्था से क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली थी 3d के अंदर वो 4s के दो इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दी जाएगी और 3d10 विन्यास आ जाएगा, 4s खाली हो जाएगा। अब जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो 4s और 4p के बीच में होगा। तो 4s का एक कक्षक और p के तीन कक्षक मिलके sp3 संकरण, तो चार रिक्त sp3 संकृत समतुल्य sp3 जो है संकृत कक्षक हमको निकल के मिल जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि 3d10 विन्यास कार्बोनाइल के कारण हो गया है और उस वजह से डी कक्षक अब खाली नहीं है, और जब डी कक्षक खाली नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है किस तरह से जो है निकल के चार संकृत इस रिक्त sp3 संकृत कक्षकों में कार्बोनाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, और कार्बोनाइल जब इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो हम उसको तीर के निशान के द्वारा बताते हैं। तो ये निकल और तीर के निशान के द्वारा ये चार कार्बोनाइल के उपसंयोजक बंध बता रखे हैं, और sp3 संकरण होने के कारण इसकी चतुष्फल की ज्यामिति है। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि निकल टेट्रा कार्बोनाइल में sp3 संकरण है, चतुष्फल की उसकी ज्यामिति है, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का है और उसकी उपसर्ग संख्या 4 है। अब यहाँ पर ये हमको ध्यान रखना है कि प्रबल और दुर्बल लिगेंड का जो कंसेप्ट है वो केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए होता है। प्रबल लिगेंड और दुर्बल दुर्बल लिगेंड कौन सा है, दुर्बल लिगेंड है फ्लोराइड क्लोराइड। और ये जो क्लोराइड फ्लोराइड ये जो दुर्बल लिगेंड क्यों है, दुर्बल लिगेंड इसलिए हैं क्योंकि जो हैलाइड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, विद्युत ऋणता उनकी हाई होती है, इसलिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते हैं, वो तो उसको जो है अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से उनकी जो कहते हैं उनको दुर्बल लिगेंड कहते हैं हम। जबकि प्रबल लिगेंड क्या करता है, प्रबल लिगेंड तो हमेशा जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करके उनको पेयरअप कर देता है और जो अंतर डी कक्षक है उनको खाली कर देता है। तो प्रबल और दुर्बल लिगेंड का जो कंसेप्ट है वो आप केवल मात्र किसके लिए देखेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। और दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ ध्यान रखना है कि यदि मेटल जो है वो M2+ यानी मेटल का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है तो अमोनिया और वाटर दोनों वीक लिगेंड है, और यदि मेटल आपके +3 ऑक्सीजन स्टेट में है तो वही अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। तो ये जो दो लिगेंड हैं अमोनिया और H2, इनका अलग अलग ऑक्सीडेशन, मेटल की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग नेचर होता है। एक M2+ में ये वीक लिगेंड की तरह कार्य करेंगे और M3+ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कार्य करेंगे। दुर्बल हेलाइड होता है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। तो यहाँ पर पहला अपन ने एग्जाम्पल देखा, दूसरा एग्जाम्पल ये बता रहा है कि प्लेटिनम, प्लेटिनम चूँकि प्रथम संक्रमण श्रेणी का नहीं है तो इसलिए द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए सारे लिगेंड प्रबल लिगेंड होते हैं। मतलब सारे जितने भी लिगेंड हैं वो सब जो हैं पेयरिंग करने की क्षमता रखेंगे। क्लोराइड भी जो है वो प्रबल लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। तो प्रबल और दुर्बल लिगेंड का कंसेप्ट केवल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए होता है, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए सारे लिगेंड जो हैं वो प्रबल होते हैं। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी धातुओं हेतु
प्रबल दुर्बल लिगेंड का प्रभाव नहीं होता है, सभी लिगेंड प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड को दर्शाया है। तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5d6s, तो 5d8 और 6s2, लेकिन चूंकि क्लोराइड जो है वो प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा तो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे और इस तरह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर हो जाएगा। तो अच्छा, प्लेटिनम 2 है, प्लेटिनम 2 प्लस के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 5d8 6s2, लेकिन प्लेटिनम 2 प्लस के अंदर ये जो 6s इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे। तो हमारे पास जो विन्यास रहेगा वो रहेगा 5d8। अब 5d8 में भी क्लोराइड लिगेंड के, जब लिगेंड इसकी तरफ अग्रसित होगा तो ये दोनों को पेयरअप कर देगा। जब पेयरअप हो जाएंगे तो हमारे पास में डी कक्षक रिक्त हो जाएगा और इस तरह से प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड वीक लिगेंड क्लोराइड के होने के बावजूद भी ये हमेशा हमको वर्गाकार समतलीय ज्यामिति देगा, यानी DsP2 संकरण देगा। तो ये ध्यान रखना है कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए सभी लिगेंड प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करते हैं और वहाँ पर कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमको DsP2 संकरण मिलेगा। sp3 संकरण कब मिलेगा? जब ये 5d या 4d जो कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरे हुए हों। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है लिगेंड और मेटल पर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो दो कंडीशंस में, एक तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए ही प्रबल और दुर्बल लिगेंड होता है और दूसरा मैंने आपको बताया अमोनिया और वाटर के बारे में कि वो अलग अलग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में अलग तरीके से व्यवहार करता है। +2 के साथ में दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने पर वो प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। और भी कई एग्जाम्पल यहाँ पे दर्शाए गए हैं, इन सबको आपको जो है प्रैक्टिस के लिए करना है। एक और एग्जाम्पल बताया जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल आयन है और आपका लिगेंड जो है वो दुर्बल है। तो हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट के अंदर आप देखोगे, कोबाल्टेट के अंदर sp3d2 संकरण होगा, यानी जो डी कक्षक इस्तेमाल हो रहे हैं वो बाह्य डी कक्षक हैं। और बाह्य डी कक्षक क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि कोबाल्ट जो है उसका निम्नतम अवस्था है 3d7 एंड 4s2। जब हम इसको देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका कोबाल्ट का +3 है, तो +3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हमने उड़ा दिए, तो 2 4s का और एक यहाँ से ये उड़ गया, तो हमारे पास में 3d6 विन्यास है। तो 3d6 जो कोबाल्ट 3+ का विन्यास है उसके अंदर आप देख रहे हो, क्योंकि फ्लोराइड है और फ्लोराइड रिपेल करने की जगह अट्रैक्ट करता है, तो ये सब अनपेड ही रहेंगे। जब ये सब अनपेड रहेंगे तो हमें बाह्य डी कक्षक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 6 रिक्त कक्षक लेने हमको, 6 रिक्त कक्षक हमको मिलेंगे 4s 4p और 4d में। तो हमारे पास में जो संकरण हो गया वो sp3d2 संकरण हो गया। और यहाँ पे चूँकि बाह्य कक्षकों का इस्तेमाल हुआ है तो ये वीक लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। वीक लिगेंड होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अस्थायी होगा। तो COF6 एक उच्च चक्रण संकुल है क्योंकि इसके अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए जो उच्च चक्रण कहलाता है ये। इसके और भी कई नाम है, बाह्य कक्षक संकुल भी इसे कहा जाता है, उच्च चक्रण संकुल भी कहा जाता है इन्हें, और उच्च चक्रण, बाह्य कक्षक, और एक और इन्हें नाम दिया गया है वो होता है हाई स्पिन, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर ये जो sp3d2 संकरण है उसके अंदर आप देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला, भाई इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 या d2sp3, ज्यामिति और बंध कोण वही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, जो तीसरा नाम है वो है चक्रण मुक्त संकुल। क्या है? चक्रण मुक्त संकुल, बाह्य कक्षक संकुल और उच्च चक्रण संकुल, ये 3 नाम इन्हें दिए गए हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन वीक लिगेंड वाले जो sp3d2 संकृत कॉम्प्लेक्स हैं उनके नाम अलग अलग दिए हैं, बाह्य कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल और उच्च चक्रण संकुल। अब इसके अंदर चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से रंग भी इनके अंदर होगा, इनका ये हमेशा अस्थायी होंगे, जो अस्थायी होते हैं वो क्रियाशील होते हैं। तो अगर हमें संकरण का पता है तो हम उस संकुल का पूरा
जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे वो अनुचुंबकीय है, रंगीन है, अस्थायी है, क्रियाशील है। ये सब हमको किससे पता लगा? केवल मात्र इस संकरण को देख के, क्योंकि इसके अंदर sp3d2 संकरण है और बाह्य डी कक्षकों का इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ये अस्थायी होगा। अस्थायी होगा तो क्रियाशील भी होगा। इसी तरह से अगर हमने वीक लिगेंड की जगह स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिया, यानी प्रबल लिगेंड ले लिया, और वो है साइनाइड, तो साइनाइड जो प्रबल लिगेंड है, यहाँ पर भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 स्टेट होने से ये 3d6 है। तो 3d6 है, लेकिन चूंकि साइनाइड एक बहुत प्रबल लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, इन सब चारों इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप करके दो डी कक्षक, अंतर डी कक्षकों को खाली करवा लेगा। जब अंतर डी कक्षक खाली हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? D2sp3। हमें यहाँ पे 4d कक्षकों का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो एनर्जी ज़्यादा थी इसमें, और यहाँ पर चूंकि अंतर डी कक्षकों का इस्तेमाल हुआ है, तो इनकी एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम होने से जो भी संकुल प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर क्या होगा? देखो, अष्टफल की ज्यामिति में कोई फर्क नहीं होगा, बंध कोण में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इनके नाम बदल जाएंगे। अब ये उच्च चक्रण की जगह निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा, बाह्य कक्षक की जगह अंतः कक्षक संकुल कहलाएगा, और चक्रण मुक्त की जगह चक्रण युग्मित संकुल कहलाएगा, क्योंकि जितने भी फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो पेड हो गए, इसलिए उनको चक्रण युग्मित संकुल कहा जाएगा। अब चूंकि इसके अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होंगे। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए रंगहीन होंगे। और ये चूंकि इनके अंदर अंतर डी कक्षकों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए स्थायी होगा, और जो स्थायी होता है वो हमेशा अक्रियाशील होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने केवल मात्र किससे पता लगाई? बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2 है या D2sp3 है, इससे जो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी टोटल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। तो आज जो मैंने आपको बताया वो था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बड़ी आसानी से कर देते हैं। उसके 4 रीज़न मैंने आपको बताया, वो चारों रीज़न आपको पता होने चाहिए। किस किस प्रकार के संकुल ये बना सकते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। हर एक का एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो मेटल आयन हैं और द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो संकुल आयन हैं, उनके लिए लिगेंडों का क्या फ़र्क होता है, प्रबल दुर्बल लिगेंड का। और अमोनिया और वाटर का भी आपको ध्यान रखना है। खास तौर से जो निक्कल टेट्राकार्बोनाइल और निक्कल टेट्रासाइनाइड, निक्कल टेट्रासाइनाइड के अंदर निक्कल जो है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा, और जब निक्कल +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो ये 4s2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। तो 4s2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे तो साइनाइड जो है इसको पेयर कर देगा, पेयर कर देगा तो एक डी कक्षक खाली हो जाएगा। तो निकल टेट्रासाइनाइड के अंदर आप देखेंगे कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि निकल टेट्राकार्बोनाइल में ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। तो निकल टेट्राकार्बोनाइल और निकल टेट्रासाइनाइड का क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से करना है। आगे का जो टॉपिक है, जो प्रॉपर्टी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। थैंक यू।